तो दोस्तों मेरे साथ तारिक मिर्ज़ा हैं। तारिक मिर्ज़ा एक जानी-मानी हस्ती हैं उर्दू अदब की दुनिया में, जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत नाम कमाया है और सिर्फ़ अदब का, साहित्य का ही मामला आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि वो एक आवाज़ भी बने हैं। उर्दू ज़बान की आवाज़ मैं कहूँगा बने हैं। उन्होंने उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है और इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर उनको जाना जाता है अपने इस काम के लिए। मज़े की बात ये है कि वो एक इंजीनियर हैं पेशे से और उसके बाद उन्होंने बिज़नेस किया। तो इंजीनियरिंग, बिज़नेस और अदब इस सब को कैसे वो एक साथ लेकर चलते रहे, ये जानने का बड़ा प्यारा मौका है क्योंकि तारिक साहब की एक नई किताब लॉन्च हो रही है। तो उस किताब के बारे में भी पूछेंगे। स्वागत है तारिक साहब आपका एनआरआई अफेयर्स पर। थैंक यू वेरी मच वैभव साहब, और आपके सारे जो नेटवर्क है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले तो आपकी किताब मुल्कों मुल्कों देखा चांद के बारे में हमें बताइए कि ये किताब क्या है? ये वैभव साहब ये एक सफरनामा है, ट्रैवलॉग है। और ये मैंने ट्रैवल किया था कोरोना शुरू होने से पहले 2019 में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसमें स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, और उसके बाद वापसी पे कतर भी चंद दिन ठहरा था। तो ये इन चंद मुल्कों का जो ट्रैवल की स्टोरी है, जो मैंने अपने अंदाज में लिखी है, जिसमें ट्रैवल के हवाले से भी बातें हैं और जो मेरा जो इंटरनल जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे व्यूज हैं और जो इंटेलेक्चुअल जो मेरे अंदर जो चीजें हैं, वो सारी इसमें समाने की कोशिश की है। अदबी टच भी है इसमें, शेर व शायरी भी है, और वहाँ पर जो हमारी जो कम्युनिटी रहती है उनके जो हालात हैं वो भी इसमें बयान किए गए। ये जो सफर आपने किए थे, ये किस दौरान के ट्रैवलॉग्स हैं? कब से कब तक? किसी एक ही बार की पूरी बात है या अलग-अलग? एक ही दफा ये मैंने इकट्ठा किया था। ये अप्रैल 2019 की बात है, तो तकरीबन ये 3 हफ्ते का सफर था। तो उसमें एक एक हफ्ता समझ लें या 5-5, 6-6 दिन समझ लें डेनमार्क, 5-6 दिन स्वीडन, 5-6 दिन नॉर्वे, 3-4 दिन कतर। तो फिर सारा इकट्ठा पूरा टूर कंप्लीट करके तो मैं वापस आया था। तो इस दौरान मैं हिसाब लगा रहा था कि मैंने हजारों किलोमीटर का सफर एक ही वक्त में तय किया, जिसमें यहाँ से जो कंटिनेंट मतलब 3 डिफरेंट कंटिनेंट को मैंने टच किया। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से गया, फिर मैं कतर गया, कतर से फिर मैं यूरोप गया, यूरोप से फिर वापस आया। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब मैं यहाँ से निकला था, शाम की मेरी फ्लाइट थी सिडनी से, जो कतर एयरलाइन की थी। तो उसमें 15-16 घंटे का जो ट्रैवल था वो सारा का सारा नाइट थी, क्योंकि हम सूरज के आगे आगे चल रहे थे। और फिर वो मैं जब कतर में पहुंचा तो अभी तक आधी रात थी, और फिर वहां से जब मैं यूरोप के लिए रवाना हुआ तो अभी तक रात चल रही थी। तो जब मैं डेनमार्क में सुबह पहुंचा, जो 24 घंटे का सफर था, इट वॉज ऑल नाइट ऑल द वे। तो मैंने वो जो एक दिन था बीच में स्किप कर दिया था, अच्छा। जो देखा नहीं था। तो इसीलिए इस किताब का नाम भी है चांद के साथ साथ। तो मैंने सफर किया था चांद के साथ साथ, तो तो इसीलिए नाम रखा गया। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या सरहदों के साथ चांद बदल जाते हैं? हाँ, चांद जो है ना, कहीं पर उसकी रोशनी जो है वो डिफरेंट नजर आती है, कहीं पर वो धुंधला जाती है। और जहाँ पर अमन और मोहब्बत होती है वहां पर चांद की रोशनी भी भली लगती है। मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्री का जहाँ जिक्र किया है, वहां बार बार मैंने 2 चीजों का जिक्र किया है। एक तो जो पीस है, अमन है, उसकी वजह से वो जो इलाके हैं, वो मुल्क हैं, वो इंतहाई तरक्की याफ्ता और खुश हैं लोग। ये जो स्कैंडिनेवियन की कंट्रीज के बारे में कहा जाता है कि वहाँ दुनिया के खुश मिजाज तरीन लोग रहते हैं, हैप्पीएस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड वहां रहते हैं। नंबर 1 इज डेनमार्क, नंबर 2 स्वीडन एंड नॉर्वे। तो वो चीजें जो नजर आती हैं, जो क्या वजह क्या है, 2 जो अहम पॉइंट है उसमें, वो मैं आपको जिक्र करूंगा। एक तो पॉइंट्स जो डेनमार्क में बड़ा फेमस है, वो कहा जाता है कि नो वन इज बेटर देन द अदर, एवरीवन इज इक्वल। तो कोई सुपेरियरिटी नहीं है, कोई इंफीरियरिटी नहीं है। एक तो ये है, सब लोग इक्वल हैं। दूसरा ये है कि वहां पर जो कई सदियों से कोई जंग नहीं हुई, कोई वॉर नहीं है, कोई इतना पीस है। और एक जैसे आप स्वीडन में रहते हैं, सुबह आप उठ के जाते हैं, डेनमार्क में जॉब करते हैं और शाम को वापस अपने घर आ जाते हैं, कोई आपका वीजा नहीं चेक करता, कोई आपकी रजों पर रोकता नहीं है। आप उस मंजर को ध्यान में लाएं और फिर अपना इंडिया पाकिस्तान का मंजर देखें, जहां पर हमने कितनी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो ये जो अमन है
वहां पर चांदनी भी ज्यादा ज़ुफ़शां होती है, उसकी रोशनी भी बेहतर नजर आती है। वाह! तो ये किताब जब आप लिख रहे थे और वो जो एक्सपीरियंसेस जो आप जिनसे आप गुज़रे, तब क्या आपको अपने मुल्कों के हालात भी साथ-साथ नज़र आ रहे थे और आप सोच रहे थे कि काश हम ऐसे होते या ये बिल्कुल मैंने मेंशन किया है, कई जगह पर मेंशन किया है, और वहां पर मैंने ये अमन की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये जब मैंने ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है, तो फिर मैंने वहां पर बाकायदा अपने एरिया का, अपने जो हमारे एरिया में जो जंगो-जदल जारी है। अब देखे ना, मैं जब वापस आ रहा था सफर से, तो कतर में जब आ रहा था, तो 1 घंटा मेरा सफर इसलिए बढ़ गया था कि कतर और दुबई के हालात आपस में ठीक नहीं थे। तो हुँ, दुबई के ऊपर से आप हमारी फ्लाइट नहीं जा सकती थी, तो साइड से घूम कर गई तो 1 घंटा उसकी फ्लाइट का ड्यूरेशन बढ़ गया था। तो हुँ, ये भी एक जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई है, जो झगड़े हैं, उसकी वजह से ये चीज जो है आती है। तो यूरोप में देख कर आया था, और फिर मैं जब वापस एशिया में आता हूँ, तो वहां पर जगह जगह कोई न कोई तनाजे खड़े हैं हमारे पड़ोस में, हम जहां पर दिखते हैं, तो फिर उसके जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी नजर आती हैं, जो वो असरात नजर आते हैं। मेरे साथ एक पैसेंजर था जाते हुए, जो कतर से जा रहा था, वो अफगानिस्तान से था, हुँ, और उसका मैंने पूरी कहानी लिखी है। उसका वो बच्चा जो था 28 साल का था, उसने कभी अफगानिस्तान में एक दफा ही सिर्फ गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स अफगानिस्तान से थे, उसके उसके पेरेंट्स अभी इंडिया में रहते हैं, उसके कुछ फैमिली पाकिस्तान में रहती है और कुछ ईरान में रहती है। तो उनकी फैमिली 4 मुल्कों में बटी हुई है बिकॉज ऑफ दिस वॉर्स। हुँ। तो हमारे इलाके में जो जो चीजें चल रही हैं, तो ये इसके तो ये देखे ना, हमारे जैसा सेंसिटिव आदमी अगर इन चीजों को फील नहीं करेगा, बयान नहीं करेगा, तो कौन करेगा? पूरा जो आपका लिटरेरी वर्क रहा है, उसकी ओर जाना चाहूँगा कि आप प्राइमरीली अपने आप को क्या देखते हैं? क्या आप एक नग़्मा निगार हैं? क्या आप एक किस्सा-गो मानते हैं अपने आप को? जैसे अब आपने ट्रैवलॉग लिखा है, सो आप जब अपने आप को आईने में देखते हैं, तो आपको क्या नज़र आता है? वैभव साहब, मैं बेसिकली स्टोरी राइटर हूँ, और मैंने स्टोरी राइटिंग से ही शुरू किया था जब मैं नौजवान था। तो जब स्टूडेंट था, जब से मैं जैसे डाइजेस्ट वगैरह में, मैगजीन वगैरह में कहानियां कहानियां लिखने से मैंने आगाज किया था। तो वही मेरा बेस है। और मेरी जो ट्रेवलॉग है उर्दू अदब में, उसमें जो स्पेशलाइजेशन है या दूसरों से डिस्टिंग्विशनेस है, वो यही है कि मैं बीच में जो करेक्टर्स मुझे रास्ते में मिलते हैं, जो अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां मुझे नजर आती हैं, वो मैं इसमें सफरनामे में वो उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, समो लेता हूँ। तो अब सफरनामे में आपको एक खाली बाजार, तो वो ट्रेवल हो गया, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, हुँ, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से होंगे। तो वो, क्योंकि मैं बेसिकली स्टोरी राइटर हूँ, और मैं लोगों के अंदर की चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ, और उनको जो भी कोई कहानी उसकी होती है वो सामने लेके आता हूँ। तो मुझे उस पर है कि मैं कहानी पर जो है ना वो, तो उसी को चीज को आगे बढ़ाते हुए फिर ये चीज जो है ना वो ट्रेवल, एक मेरी कहानियों का मजमुआ भी है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, वो अलग से बुक है मेरी, हुँ, हुँ। अच्छा, अफसानों। मैं क्योंकि खुद लिखता हूँ कई बार, तो एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मेरे अंदर हमेशा रहता है। क्या बतौर एक साहित्यकार, एक लिटरेरी पर्सन आप भी उस कॉन्फ्लिक्ट से गुज़रते हैं कि क्योंकि हम अ, उस मुल्क में रहते हैं जहाँ की ज़बान वो नहीं है जो हमारे लिखने की ज़बान है। आप उर्दू में लिखते हैं या जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ, जी, तो वो ज़बान हमारी नहीं है। हम अंग्रेज़ मुल्क में रहते हैं जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान है और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारे अपने बच्चे नहीं समझ समझ सकते पा हैं रहे हैं जी। कि हमने लिखा क्या है, पढ़ ही नहीं सकते हैं। जी। तो क्या ये एक दर्द है? क्या ये बात उदास करती है आपको? हाउ डू यू टेक इट? हाँ, ये नहीं, कमी तो महसूस होती है। जब जैसे आपने बच्चों का जिक्र किया, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, लेकिन वो बैड लक ये है कि उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती। नहीं आती। तो ये तो है, इश्यू तो है। और फिर दूसरा ये है कि उर्दू लिटरेचर से, या हमारे जो अपना जो जो मट्टी है, जो वहाँ की खुशबू होनी चाहिए हमारी तहरीर के अंदर, हुँ, वो हमसे दूर है। तो हुँ, वो उस अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपनी मट्टी से हम दूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जुदाई का दुख होता है या गम होता है, वो भी हमारे अंदर आ जाता है। और वतन से दूरी से जो एक दुख सा होता है, वो भी लिखने पर उकसाता है। तो इस मुल्क ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, माहौल एक दिया है, क्रिएशन का एक एटमॉस्फेयर जो है ना हमें प्रोवाइड किया है। तो उर्दू और जो हमारी अपनी जुबानें, हिंदी से हम दूर हैं, लाइब्रेरियां नहीं है, किताबें नहीं है, उर्दू महफिलें या हिंदी महफिलें नहीं है, हुँ, लेकिन फिर भी हमने इसको जिंदा रखना है, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है।
इसको हमने खत्म नहीं करना, इसको लेके चलना है और कोशिश करनी है कि अगली नस्ल तक इस चीज को जारी रखें, वरना आस्ता आस्ता हम दूर से दूर होते चले जाएंगे। चलिए, इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं कि हम अपनी जबानों को, हिंदी को, उर्दू को, अपनी सारी माँ बोलियों को जिंदा रख पाएं और अगली नस्लों तक पहुंचा पाएं। और इस काम में आपका लिखा बहुत बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप इसी तरह लिखते रहेंगे और हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस तरह मेरी पजीराई की और इस चीज को हम आगे बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बल्कि ये जो लिखने लिखाने का सिलसिला है, ये जो मोहब्बत का पैगाम है, इसको आम से आम करते रहना चाहिए। ये जो मीडिया का काम है, ये भी उसी से रिलेटेड है और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका जो मैसेज है ये पूरी कम्युनिटी तक जाएगा और इसको हम पॉजिटिवली लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।